आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रांसीसी बुकानन के बारे में कि बुकानन कौन था। तो बुकानन के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी जो कि बुकानन जो कि फ्रांस से आया था, जो कि एक चिकित्सक था। तो पहला पॉइंट, जो कि फ्रांसीसी बुकानन एक चिकित्सक था जो भारत आया था और बंगाल चिकित्सक सेवा में कार्य करता था। अब फ्रांसीसी जो बुकानन था जो कि चिकित्सक था और भारत आया था और बंगाल में जो कि चिकित्सा सेवा में कार्य करता था। दूसरा पॉइंट, कुछ वर्षों तक वह भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलीजली का शल्य चिकित्सक रहा। फिर क्या था, कुछ वर्षों तक वह गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलीजली का जो कि शल्य चिकित्सक रहा, मतलब उसके करीबी जो कि शिक्षक वो कि चिकित्सक बना रहा, उसके करीबी का जो कि चिकित्सक बना रहा, एक डॉक्टर बना रहा। तीसरा पॉइंट, उसने कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की जो कि कलकत्ता आलम अलीपुर जो कि चिड़ियाघर कहलाता है। अब उसने क्या किया, कलकत्ता में एक चिड़ियाघर की स्थापना की, उसमें अलीपुरम चिड़ियाघर भी कहलाता था। तो वो ठीक है। चौथा पॉइंट, बंगाल सरकार के अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि का भी विस्तृत सर्वेक्षण किया। क्या था कि बंगाल सरकार के जो अनुरोध पर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार के क्षेत्र में आने वाली जो भूमि थी उसका भी विस्तृत वर्णन किया। पाँचवा पॉइंट, 1815 में वह बीमार हो गया और उसे इंग्लैंड चले गए। फिर क्या हुआ, फ्रांसीसी बुकानन जो कि 1815 में वह बीमार पड़ गया और वो कि इंग्लैंड चला गया। अब छठवां पॉइंट कि वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी था। जो फ्रांसीसी बुकानन था वह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी भी था। सातवां पॉइंट, तो उसकी यात्रा का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी क्योंकि उसे उन सूचनाओं की ज़रूरत थी जिसे बुकानन इकट्ठा करता था। अब उसकी यात्राओं का खर्च जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों उठाती थी, क्योंकि उन्हें उन सूचनाओं की ज़रूरत थी जो कि फ्रांसीसी बुकानन के पास थी, उनको इकट्ठा कर रहा था, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी उनका खर्च उठाती थी। आठवां, बुकानन को साफ हिदायत दी गई थी कि उसे क्या देखना, खोजना व लिखना है। अब फ्रांसीसी बुकानन को यह कहा गया था कि उसको क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या उसको लिखना है। तो आठवें पॉइंट में ही बताया गया कि कहाँ बुकानन को साफ हिदायत दी गई थी, उन्हें साफ कहा गया था कि तुम्हें क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है, जो कि फ्रांसीसी बुकानन को बताया गया था। तो उसी हिसाब से फ्रांसीसी बुकानन ने देखा, लिखा और जो कि बताया उस चीज़ के बारे में। अब दक्कड़ दंगा क्या था, दक्कन दंगा क्या था जो कि उस समय हुआ था। तो दक्कड़ दंगा एक प्रकार का जो कि यह आंदोलन जो कि आधुनिक पुणे जिले के एक बड़े गांव सूपा में हुआ था। अब दक्कड़ दंगा क्या था कि यह आंदोलन पूना अधिकृत पुणे जिले में जो यह आंदोलन था ना, जो एक प्रकार का आंदोलन था वह जो कि पूना जिले के एक बड़े गांव सूपा में हुआ था। पूना जिले में एक गांव है सूपा, वहाँ पर जो कि दक्कड़ दंगा हुआ था। ठीक है। सुपर एक विपणन केंद्र मंडी था जहां अनेक व्यापार और साहूकार रहते थे। अब सुपर एक विवरण क्या था, एक केंद्र था, एक मंडी थी जहां पर व्यापार साहूकार रहती थी। और फिर 12 मई 1875 को आसपास ग्रामीण इलाकों के किसान इकट्ठे हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके वही खाते और ऋण बहादों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने उनके वही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और सब कुछ मामले में तो साहूकारों को घरों को भी आग लगा दी। तो क्या हुआ था कि 12 मई 1875 को 1875 के आसपास ग्रामीण इलाके के जो कि किसान थे वे इकट्ठे हुए। उन्होंने साहूकार से अनेक बही खाते, ऋण और बंधों की जो कि मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया और उन्होंने मांग की कि मुझे और भी कुछ चाहिए, तो हमला बोल दिया और उन्होंने कई बारे खाते, दुकान लूट मारी, जला डाली और साहूकार के घरों को भी आग लगा दी। तो इस प्रकार से जो कि एक पूना में जो कि एक पूना ज़िले में एक जो कि सूखा गांव था जहां पर जो कि एक दक्कड़ दंगा हुआ था। कई सारी दुकानें जला दी, अनाज की दुकानें जला दी, साहूकार के घरों को जला दिया। तो जो कि 12 मई 1875 में इस प्रकार से जो कि एक दंगा हुआ था जिसे दक्कड़ दंगा के नाम से भी जाना जाता है।
राजस्व की नई प्रणाली क्या थी कि राजस्व मतलब एक प्रकार का जो राज हुआ करता था उसकी राजस्व प्रणाली क्या थी, नई प्रणाली क्या थी। तो पहला पॉइंट है इसमें 1810 के बाद किसानों की उपज बढ़ गई, इस कारण के जमींदारों की आय भी बढ़ी। अब 1810 के बाद किसानों की उपज बढ़ी मतलब उनकी जो कि खेती किसानी थी उनमें काफ़ी उपज होने लगी, तो उसी प्रकार से ज़मींदारों की भी आय बढ़ने लगी, क्योंकि ज़मींदार जो ज़मीन दिया करते थे किसानों को तो उसकी आय बढ़ी, तो उनके साथ साथ ज़मींदारों की भी आय बढ़ने लगी। परंतु इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था में राजस्व की रकम निश्चित होने से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। अब क्या था कि वहाँ की जो इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था थी तो उसमें राजस्व की रकम निश्चित होने की वजह से वहाँ की कंपनी को फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। फिर ब्रिटेन के जाने माने अर्थशास्त्री डेविड रिकॉर्ड 1820 में एक नई राजस्व की व्यवस्था की पहल की। फिर क्या है कि ब्रिटेन के जो जाने माने अर्थशास्त्री डेविड रिकॉर्ड जो कि 1820 में एक नई राजस्व की व्यवस्था की पहल की। तो इस प्रकार से जो कि 1810 में किसानों की उपज बढ़ी तो साथ साथ जमींदारों की भी आय बढ़ी, परंतु इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा नहीं हो पाया था। फिर ब्रिटेन के जाने माने जो कि अर्थशास्त्री थी डेविड रिकॉर्ड, जिन्होंने 1820 के अंतर्गत बताया था एक नई व्यवस्था लागू की जिसे हम रियायतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। तो रियायतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, तो रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत देख सकते हैं कि जो रियायतवाड़ी व्यवस्था थी जो कि यह बंदोबस्त रियायत जो कि किसान के साथ तय की गई थी। अब यह बंदोबस्त जो कि रियायत किसानों के साथ तय की गई थी इसे हम रियायतवाड़ी व्यवस्था भी कहती हैं। तो भूमि से होने वाली जो कि औसत आय का पता लगाया गया, राजस्व अदा करने की उसकी क्षमता का भी पता लगाया गया। अब रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंदर क्या किया गया था कि यह व्यवस्था रियायत थी किसानों के अंतर्गत भूमि से होने वाली औसत आय का पता लगाया गया था, राजस्व अदा करने की क्षमता का भी पता लगाया था। इसके बाद सरकार के एक हिस्से के रूप में भी कर निर्धारण कर दिया गया था। फिर हर 30 साल बाद ज़मीन का सर्वेक्षण होता था, उसके बाद राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। क्या होता था, हर 30 साल बाद ज़मीन का जो कि सर्वेक्षण होता था और उसकी राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी, ज़मीन की उपज के लिए कुछ दरें बढ़ा दी जाती थी, तो हर 3 साल बाद होता था। ठीक है, फिर क्या था कि रियायतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत और भी हम देख सकते हैं कि रियायतवाड़ी व्यवस्था जो कि हर 30 साल बाद भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था कि किस प्रकार से जो कि भूमि जोती जा रही है, खेत बोए जा रहे हैं। ठीक है, 1832 में उत्पादों की कीमत कम हो गई। फिर क्या कि 1832 में उत्पादनों की कीमत कम हो गई। अब 1832 में जो कि उत्पादन हुए, किस प्रकार से खेती किसानी हो गई, तो उसमें कमी आने लगी धीरे धीरे। ठीक है, तो कमी आने लगी तो फिर क्या हुआ, 1832-34 में अकाल पड़ा। तो 1832 जो कि और 34 में अकाल पड़ने लगा, जिस कारण जो कि उत्पाद में कमी आने लगी। 1832 की उत्पादनों की कीमत में भी कमी आने लगी, उतनी ज़्यादा खेती नहीं हो पाई और किसानों में काफ़ी कर्ज में डूबने लगी। तो 1832 और 34 में एक भयानक काल के कारण इस प्रकार से जो कि उत्पादनों की कमी भी आ गई और लोग उतना ज़्यादा खेती के नहीं कर पाए, अपना कर्ज जो कि ज़मींदारों को नहीं दे पाए, जिस कारण किसानों ने साहूकारों से पैसे उधार लिए और जिस कारण कर्ज जाल में फंस गए। फिर क्या हुआ कि जो अकाल पड़ा जिसके कारण फिर किसानों ने साहूकारों से पैसे उधार लिए और जिस कारण वह जो कि किसान थे और कर्ज जाल में फंसते चले गए क्योंकि अकाल पड़ा था उस समय और उनके पास कुछ पूंजी नहीं थी खेती के लिए, तो उन्होंने साहूकारों से पूंजी ली, जिसके कारण जो कि किसान थे जो कि कर्ज में फंसते चले गए। तो आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में।